जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बदलते दौर में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं। हम माफ़ी चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण आज वर्ल्ड दिस वीक में आपको इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए हमें खेद है। सम प्रॉब्लम्स आर देयर इन चेन्नई स्टूडियो बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन, वी आर बैक। और एक डिस्कशन पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। इससे पहले मैं आपको पैनलिस्ट और आज के टॉपिक से रूबरू करवाऊं, उससे पहले चंद हेडलाइंस। हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में भारत का दूसरा गोल विवादित गोल, लेकिन दी मंजूरी रेफरी ने, तो अब मैच में 2-2 से मुकाबला बराबर। हाशिम अंसारी को गृह मंत्री राजनाथ सिंह का न्योता, दिल्ली में मिल सकते हैं। टाइम पर्सन ऑफ ईयर की रेस में फ्रॉक्सन प्रोटेस्टर को पिछाड़कर नरेंद्र मोदी फिर से आगे। रैलियां करके मोदी कर रहा गुमराह, कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर बरसी। पच्चीस साल की महिला एग्जीक्यूटिव से कैब ड्राइवर के रेप का आरोपी मथुरा से पकड़ा गया। इससे पहले 1 लाख रुपए का किया था ऐलान। अलकायदा ने एक पत्रकार समेत 2 बंधकों को मारा। आशा भट्ट ने 2014 ब्यूटी मिस सुपर नेशनल अवार्ड को जीता। और भारत ने सबसे ऊंचा तिरंगा बनाकर बनाया रिकॉर्ड, पाकिस्तान को पछाड़ा। 50,000 वॉलंटियर ने लिया था हिस्सा। और नेत्रहीनों के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान फाइनल में, भारत ने श्रीलंका को 134 रन से हराया। जी, अभी लेटेस्ट न्यूज है कि भारत जो नेत्रहीनों के विश्व कप चल रहा है, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर फतेह हासिल कर ली है। बहरहाल अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की ओर से। ये न्यूज हमें कलकत्ता की ओर से निरंजन दे रहे थे। निरंजन, धन्यवाद। So now it's the time for the discussion and आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में डिसेबिलिटी डे इस बार हमारे लिए कैसा रहा। तो तमाम इवेंट्स उसमें हुए जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग मी अ पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस टीचर फ्रॉम दिल्ली, टुडे रिप्रेजेंटिंग एनएफपी, कपिल सर, वेलकम है। धन्यवाद। I have got the founder member of Mitra Jyoti, Madhu Singhal ma'am, welcome. नमस्कार नमस्कार। I have got the principal from a government school in Delhi, Mr. S.L. Sharma, sir, welcome. नमस्कार साहब को। A teacher, musical teacher from Delhi school, Mr. Sansar Sharma is with us, sir, welcome. Thank you so much and namaskar to everyone. Shortly we will be joined by a sociologist and he's covering from Hyderabad. Let us see, he joins us. We're waiting for him. Dhanuj, I am here. Okay, so Annavaram sir has joined us. He's a sociologist, professor in Hyderabad University, and takes so many, organized so many events in Hyderabad in the disability sector. Sir, welcome. Thank you very much. जी, तो एक मैं फ्लैशबैक दे देता हूँ लिस्टनर्स को। इस बार क्या हुआ, अगर हम रैली की बात करें तो सबसे बड़ी रैली नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। इसके अलावा अहमदाबाद में स्मार्ट कार्ड को इशू किया गया, फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया। इस बार पहली बार चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने 2000 करोड़ रुपया 4 सालों में अलॉट करने को कहा। इसके अलावा तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें कई लैपटॉप बांटे गए
तो कई तरह की इक्विपमेंट्स बांटे। इसके अलावा NIVH में एक प्रोग्राम किया जिसमें अवार्ड दिए गए, और विज्ञान भवन में हमारे प्रेसिडेंट द्वारा कई दृष्टिहीनों के साथ साथ अदर डिसेबिलिटी वालों को भी तमाम अवार्ड बांटे। तो इस पर इसके अलावा भी अलग अलग जगह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जिस पर बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट जी। तो कपिल सर, आपसे डिस्कशन को शुरू आज करते हैं। सबसे पहले सिंपल सवाल, NFB की जो रैली हुई उससे क्या निकल कर आया और कैसी वो रैली थी, आप उसके बारे में हमें बताएं। जी, ये रैली जंतर मंतर पे हुई थी, जैसा कि आपने बताया 3 तारीख को। इसमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लगभग 1500 से 2000 दृष्टिहीन साथियों ने भाग लिया। इस रैली की एक अचीवमेंट ये रही कि हमारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी से एक मीटिंग हुई, और महासचिव श्री रुंटा जी के नेतृत्व में इस मीटिंग में उन्होंने पहली बात तो एक सोशल वेलफेयर की ओर से जो स्कॉलरशिप दी जाती थी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पे, वो काफ़ी सालों से बंद चल रही थी, लेकिन उन्होंने सिद्धांत रूप में इसको स्वीकार किया कि तत्काल प्रभाव से ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दी जाएगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि उन्होंने DOPT को एक लिखित निर्देश जारी किया कि आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले माननीय उच्च न्यायालय ने और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा था कि दृष्टिहीनों को जो रिजर्वेशन मिलता है वो कैडर स्ट्रेंथ बेस पे, टोटल स्ट्रेंथ पे मिलना चाहिए, प्लस A और B कैटेगरीज में भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू होना चाहिए। तो इस संबंध में उन्होंने DOPT को लिखा है कि उनका जो ऑफिस मेमोरेंडम है जो 29 दिसंबर 2005 का है और जिसको 2013 में संशोधित भी किया गया है, उसे पुनः संशोधित करते हुए माननीय न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए। इसके साथ ही शाम को 7 बजे हमारी एक मीटिंग रेलवे मंत्री से भी हुई। मेलिंग लिस्ट के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ज्ञात होगा कि उत्तरी रेलवे की कुछ वैकेंसीज आई थी जिसमें कि टोटली ब्लाइंड को एलिजिबल नहीं माना गया था। फेडरेशन के लगातार संघर्ष के बाद, कोर्ट केसेस के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो पूर्णतः दृष्टिहीन हैं वे भी इन पोस्टों के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और उनको ये पोस्ट दी जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद नॉर्दर्न रेलवे द्वारा उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो रुंटा जी के साथ हुई मीटिंग में रेलवे मंत्री ने तुरंत तत्काल प्रभाव से चीफ मैनेजर रिक्रूटमेंट नॉर्दर्न रीजन को एक लेटर लिखा और उनसे ये कारण पूछा है कि क्यों कोर्ट माननीय न्यायालय के निर्णयों की अवमानना क्यों हो रही है और उनका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या समस्या है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये रैली की काफ़ी बड़ी सफलता रही कि रोजगार के संबंध में भी, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप के संबंध में भी, और हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो एक बहुत पुराना और लंबित मुद्दा है उस संबंध में भी कुछ प्रोग्रेस हम लोग इस रैली के माध्यम से कर पाए हैं। साथ ही अवेयरनेस जनरेशन का जो एक इशू रहता है वो तो साथ था ही। और मैं इससे पहले बता दूं लिसनर्स के लिए कि इससे पहले जो NFB के जनरल सेक्रेटरी है कर्नाटक में मिस्टर गौतम अग्रवाल जी, उन्होंने भी सदानंद गौड़ा रेलवे मिनिस्टर से एक मीटिंग की थी, लेकिन उसके बाद तुरंत वो चेंज हो गए थे, तो उसका ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एक अच्छा प्रयास था उनकी ओर से। जी जी, काफ़ी सैद्धांतिक सहमति उनके साथ बनी थी। अब ये है कि मंत्री बदलने से सब सारी परिस्थितियाँ बदल गई। जी। तो अन्नावरम सर, कैसा आपकी दृष्टि में इस साल जो डिसेबल डे रहा, हर जगह पे इसको सेलिब्रेट किया गया, जब अभी भी कुछ आप खामियां देखते हैं, रेडियो उड़ान पर भी एक तो बड़े पैमाने पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस साल की डिसेबल डे? I think it has been a great transformation over the years. I think this year seems to be a pinnacle of the thing. Since you asked me this question, I think ये भी बताना चाहिए कि the International Day of Persons with Disabilities, as it is being celebrated today, it is an evolution. Some of our audience may recall, we used to celebrate something called World Handicap Day on 17th March every year. Almost for 30 years it has been the case, but that has been changed sometime during 2000, and it was called the International Disabled Day. But within 3 years, they decided that if at the moment you call it an International Disabled Day, you are actually emphasizing the disability, not really the celebration point. So then from 2003 onwards, this slightly changed the nomenclature and said it is the International Day of Persons with Disabilities. उसका मतलब disability को emphasize नहीं करना है, लेकिन you have to celebrate persons with disabilities. So persons के ऊपर emphasis आया. From that point of view, I think we are really catching up, because if you look at this time,
particularly thank you very much for pointing out that Chandrababu Naidu's case was very surprising even to us. I've been very closely associated with the AP Viklangular Cooperative Corporation to make the day, but we never thought that Chandrababu Naidu was actually going to make such a big announcement. And he emphasized on the technology. He said the first priority for his government in the next 4 years in spending these 2,000 crore rupees would be to empower the visually impaired technologically. And we really see, even if he can spend half of the amount he promised, I think there's going to be golden days for at least southern part of it. In that sense, there is a real transformation. Yeah, he created history. He became the first CM who announced such a big package. I think so. Yes, yes. I mean, let me also tell for the audience, if it's not to, denigrate, when the Telugu Desam party was formed in 1982, the then the founder of the Telugu Desam, the film actor, the late N.T. Ramarao once said, when a group of people met him, said, why do disabled want to come onto the roads? It will give you the food, you sit in the kitchen, and you eat, it will give you the pension. And Mr. Chandrababu Naidu comes from the same party, he making an announcement of 2,000 crore rupees. At least in Andhra, we are seeing it a great transformation, talking about the technological empowerment. He even went on to say that he would increase the 3% reservation in employment to 8%. And that again is another kind of a very milestone speech. And I hope the other state governments and of course union government is also doing a lot. It's definitely a great message. जी तो प्रिंसिपल साहब आपसे जानना चाहते हैं, आपकी दृष्टि में विद्यार्थियों के लिए कैसा देखते हैं आप इस पूरे डिसेबल डे को? सर, मैं जैसा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूं, तो मैं हमारे जो डिपार्टमेंट द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा इस साल बहुत अच्छा किया गया। एक डिपार्टमेंट लेवल पर एक फंक्शन प्रयागराज स्टेडियम में किया गया, जिसमें एजुकेशन सेक्रेटरी आनंद मजूमदार, डायरेक्टर हमारी मिसेस पद्मिनी सिंगला और जी आपकी आवाज सर, हमारे स्कूलों में भी हेलो जी आ रही है आवाज, बोलिए आप। हमारे स्कूलों में भी एक डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया था, उसके तहत सभी स्कूलों ने डिसेबल डे मनाया, वर्ल्ड डिसेबल डे को मनाया। आई टू गेव ए गुड स्पीच टू माय स्टूडेंट्स गिविंग द रीजंस एंड फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर disabilities and what are the kinds of disabilities. I gave elaborate speech, and one of my teacher also gave speech, and he told grateful to principal, he is our boss, and we also created awareness among the students, ताकि वो लोग दूसरों को जो इस तरह के लोग हैं उनकी हेल्प करें और उनको जिस तरह से भी हो सके समाज में मुख्य धारा में शामिल करें। इसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन भी हुए, कल्चरल प्रोग्राम भी स्कूलों में हुए, और उसमें जिन स्कूलों में डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो मतलब पॉजिटिव रहा आपकी ओर से भी, मतलब ये पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा सकारात्मक विचार रहा है, और लोग काफी इसमें आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। जी थैंक यू। जी मधु मैम, आपसे जानना चाहता हूँ, ये अहमदाबाद में जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये स्मार्ट कार्ड जो अनाउंस किया गया कि स्मार्ट कार्ड ये कार्ड लॉन्च किए जाएंगे, या इसके अलावा ये कितनी आप देखती हैं कि एक बहुत अच्छी मूव है, और इसके अलावा आप अच्छी एनजीओ से आती हैं, और क्या आपका मानना है इस बार का डिसेबिलिटी डे वो ज़्यादा लाइमलाइट में क्यों आया? मेरा कहना है जो स्मार्ट कार्ड के बारे में आई थी बातचीत जो कि अहमदाबाद से शुरू हुई है, अगर ये रियल सेक्टर में होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी दृष्टिहीनों के लिए और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी। अगर ये स्मार्ट कार्ड लोगों तक पहुंच सका तो मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा मूव होगा। दूसरी बात है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि मतलब नॉट ओनली दिस ईयर, सभी वर्षों में जब ये वर्ल्ड डिसेबल डे आता है
तो कुछ ना कुछ मूवमेंट रहते ही हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पे जो ये अवार्ड दिए जाते हैं और कुछ स्टेट भी इसको फॉलो करते हैं जो कि अपने लेवल पर इसको दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस बार मुझे नहीं लगता कि मतलब ठीक है सब प्रोग्राम्स हुए हैं, सब जगह पे कुछ प्रोग्राम हुए हैं, वो हर साल ही होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक कोई बहुत खास चीज हो रही है इस साल में। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि भाई नेशनल लेवल पे लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इनकरेज किया जाता है। एंड मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि हर साल हमारे कर्नाटका से जरूर 3-4 लोगों को ये नेशनल अवार्ड मिल रहा है, तो दैट इज समथिंग। लेकिन कर्नाटका में मैं बहुत जगह पे यही समझती हूँ कि लोग खाना पूरी करते हैं कि भाई ठीक है हमको वर्ल्ड डिसेबल डे मनाना है तो मनाना है कि भाई सेंट्रल से हम लोगों को ये आया है, मैसेज आया है तो हमको करना है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है, लेकिन कई जगह पे जहाँ पे लोग थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं एंड वो लोग चाहते हैं कि ये लोगों लाइमलाइट में आए और एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, तो कुछ स्टेट्स में ये अच्छी चीजें हो रही हैं। जी, लेकिन इसी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ इसके कि ये हर साल ही एक बार इसकी आवाज उठती है और अब बाद में कोई इसको याद भी नहीं करता है। एग्जैक्टली, आई विल कम ऑन इट। जी सर, आप मधु मैम जैसा कह रही हैं, आपके शब्दों में जब भी डिसेबल डे आता है, एक इंटरनेशनल डिसेबल डे होता है, तो उस दिन तो काफ़ी रहता है, लेकिन उसके बाद ये धीमा पड़ जाते हैं मूवमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस पूरे इवेंट्स को किस तरीके से देखते हैं? फिर भी आप इसे पॉजिटिव मानते हैं? साथ ये हर साल फीका जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि डिसेबल डे है, मगर मेरे पड़ोसियों को नहीं पता है। क्योंकि इसमें जब तक जन जन में जागृति नहीं आएगी, जन जन में जागृति का मतलब कि हैंडीकैप लोगों की प्रॉब्लम से जब तक वो नहीं रूबरू होंगे, तब तक आप 2-4 लोगों को नेशनल अवार्ड दे दो, 2-4 टीचर्स को अवार्ड दे दो, और ताल कटोरा क्या विज्ञान भवन में कहीं भी फंक्शन कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। किसी भी चीफ सेक्रेटरी को बुला लो, प्रधानमंत्री जी भी आकर के कुछ, अरे जब मेरे घर के लोगों को ही नहीं पता है, मुझे मालूम है कि भी डिसेबल डे है, क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे स्कूल में आम बच्चे को नहीं मालूम है, मेरे स्कूल के कर्मचारियों को नहीं मालूम है, सिर्फ यह है कि एक सर्कुलर आ गया, उसको पढ़ लिया और वो कुछ लोग 150 लोग इकट्ठे होकर के वहाँ गार्डन में चले गए, जय हैंडीकैप बोल दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल ये मिसेस सिंगल से मैडम सिंगल से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक जन जन तक अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक हर साल क्या। जी, तो आपके बात चलेगी। नाउ आई विल आस्क सम स्ट्रेट क्वेश्चंस। नाउ कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और एक लिसनर्स का सवाल, और मैं चाहता हूँ कि जब इतने बड़े पैमाने पे रैली को ऑर्गेनाइज किया है, मैं ये नहीं बोलूँगा एनएफबी ने किया, मैं बोलूँगा हमने किया है, तो इसमें मैं कुछ जो क्लैरिफिकेशन आज आपसे चाहता हूँ, बड़े लिसनर्स के मुझे फ़ोन आए थे, तो उस पे ऊपर मेरे क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग गलत थी? क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स थे, तो उन प्रोग्राम्स के बीच में जब हमने रखा तो जो लोग थे वो डाइवर्ट हो गए, तो जो हम रैली के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस नंबर्स, तो उस नंबर में लोग वहाँ पे गैदर नहीं हुए, नंबर 1। तो और दूसरी बात, लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस रैली में जी हाँ नौकरियों की जरूर बात हुई, प्रमोशन की बात हुई, और बाकी भी कई एडवोकेसी सेल कर रहे हैं, लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स की और किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो इन बातों पर आप क्या कहेंगे? और एक बात और, मैं यहाँ एक बात और ऐड कर दूं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि लोगों को भीड़ जुटाने के लिए एक अफवाह उड़ाई गई कि सरकार कोटे को, बैकलॉग को ख़त्म कर रही है, तो उसके लिए आप आए, ये सभी के लिए है। और नंबर्स को लेकर एक बहुत प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि 1500 लोग थे, जो ऑफिशियल एनएफबी की स्टेटमेंट है उसमें 1500 लोग बताया गया, कुछ लोग 300, कुछ लोग 500, कुछ लोग 2500। तो इन बातों का आप क्लियर करें लोगों के लिए। चलिए, मैं तीनों बातों का बारी बारी से जवाब देना चाहूँगा। पहली बात, जहाँ तक टाइमिंग की बात है, तो 3 दिसंबर को इस रैली का आयोजन मुझे नहीं लगता कि कोई गलत टाइमिंग थी, केवल इसलिए कि और जगह भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एनएफबी ये रैली ना करे अपने आप में मुझे कोई ये लॉजिकल नहीं लगता है।
जहाँ तक नंबर्स की बात है, मैं पिछली करीब 15 सालों से इस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने रैलियाँ इन 15 सालों में भी देखी हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि 1500-2000 से ज़्यादा कभी नंबर आए हों आसानी से। तो यदि ये किसी और टाइम पे भी होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई 10,000 लोग रैली में आ जाने वाले थे। दूसरी बात ये कि 1500-2000 भी अपने आप में एक बहुत सफिशिएंट नंबर है, इसे हम किसी भी दृष्टि से कम नहीं कह सकते। बिल्कुल। तीसरा ये है कि जिन लोगों ने रैली अटेंड नहीं की है, या आपको पता है कि हमारी इंट्रा डिसेबिलिटी सेक्टर में भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी बहुत से रिफ्ट चलते रहते हैं, वो एक अलग है। लेकिन किसी के लिए घर बैठकर ये बोल देना कि 300 लोग थे, 400 लोग थे, वो बहुत आसान है। या तो इसके पीछे वो कोई बेस दे सकते हो कि वो किस आधार पर अपनी ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, तब तो मैं उसका जवाब देने के लिए मतलब कुछ सोच सकता हूँ। लेकिन अगर आप कोई सिंपली अपना एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि 300 लोग थे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर कमेंट करना चाहिए। हाँ, मैं क्यों 1500 कह रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने मतलब हमारे जो साथी उत्तर प्रदेश से आए थे, जो हरियाणा से आए थे, जो पंजाब से आए थे, जो राजस्थान से आए थे, हमें तो पता है कि हमारे कितने साथी कहाँ से आए थे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो बहुत फिगर्स के साथ कर रहा हूँ, और जो लोग अपने अनुमान दे रहे हैं उनके पास कोई आधार नहीं है ये अनुमान लगाने का कि कितने लोग आए और कितने नहीं आए। हमने देखा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑन स्पॉट रहा हूँ, मैंने वो पूरी रैली अटेंड की है, खुद पर्सनली वहाँ गया हूँ, तो वहाँ क्या हुआ वो मुझे पता है। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, अगर वो कोई अपना आधार दे सकते हो तो फिर शायद मेरे लिए जवाब देना आसान होगा। तीसरी बात ये है कि जो आप अभी मुद्दा उठा रहे थे कि सोशल इश्यूज नहीं लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप का जो इश्यूज है वो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप सोशल इश्यूज को टेकअप करने लायक भी नहीं होते। तो कहीं स्कॉलरशिप का सवाल आपकी शिक्षा से जुड़ा है, और शिक्षा आपके बहुत सारे मुद्दों से जुड़ी हुई है। इसलिए ये कहना कि सोशल इश्यूज को नकारा जा रहा है वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। दूसरी बात ये कि रोजगार अवसर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये सारे एक ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत लंबे समय से हमारे सोशल को मैं क्लियर कर देता हूँ। सोशल इश्यूज से उनका भाव है जैसे स्पेशल स्कूल्स में सेक्सुअल अब्यूज की बात हुई या फिर वायलेंस की बात हुई, तो उन चीजों की ओर ध्यान नहीं जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान भी जाता है, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमारी इस रैली का विषय फिलहाल नहीं था, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स में नहीं, ये जो वायलेंस की जो प्रॉब्लम है या जो सेक्सुअल अब्यूज की प्रॉब्लम है, ये कॉमन सोशल प्रॉब्लम है, और इसको मुझे लगता है हमें अलग तरह से डील करना चाहिए। हम लोगों ने वो तो एक बात कह सकता हूँ जी, बोलिए। ये इस बात का कोई महत्व नहीं कि 1500 थे या 15 है। जी बिल्कुल, ये मैं अप्रिशिएट करना चाहिए कि दे हैव ऑर्गेनाइज्ड गुड फॉर गुड थिंग्स। जी बिल्कुल। इस बात यानी मैं लिसनर से भी यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये सवाल मत कीजिए कि 100 थे या 200 थे या 1500। अरे उनकी हिम्मत तो है, आप क्यों नहीं गए? आपके लिए तो वो रैली थी, कोई किसी उसके सेक्रेटरी अपना पर्सनल कोई उनका तो नहीं था इंटरेस्ट। तो इसलिए जो भी हो रहा है जी, यही रेडियो डाउन का प्रयास है ताकि लिसनर्स की बात सब तक पहुंच जाए। मैं सर की बातों से सहमति व्यक्त करते हुए ये और जोड़ना चाहूंगा कि जो लोग रैली के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, सफलता की बात कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा ये देखें कि मीटिंग्स की रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मिनट्स क्या आ रहे हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हों जानने के लिए बेसिकली हो क्या रहा है ग्राउंड लेवल पे। जी बिल्कुल, हमारे लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या अल्टीमेट आउटकम्स आ रहे हैं। बिल्कुल जी। तो एक मिनट, मैं ये जो सेक्सुअल या वायलेंस का बात उठी है, ये उस संस्था का अपना एडमिनिस्ट्रेशन यदि देखे, ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर यदि इसको टैकल किया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसको पब्लिक इशू ना बनाकर या किसी संस्था में या कोई वो करके उसको पोलिटिसाइज ना किया जाए। हमारे यहाँ जो भी संस्थाएं अपने अपने ढंग से जो काम कर रही हैं अपलिफ्टमेंट का, आगे बढ़ाने का, वी ऑल अप्रिशिएट, वी शुड अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट को हमें कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, वो तो वैसे भी स्पेशल स्कूल्स को खत्म करने के पक्ष में है। तो हम लोगों को कम से कम इस तरह का कोई मौका उन्हें नहीं देना चाहिए कि
हिंसा या सेक्सुअल वायलेंस के नाम पर वो लोग स्पेशल स्कूल्स को और खत्म करने या बंद करने के बारे में सोचें। नहीं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना आवाज ना उठाएं तो नहीं, मेरा मतलब सर की बात से ही है कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर हमें दुरुस्त करना होगा और उस पर बहुत ध्यान भी देना होगा। मंथन की जरूरत हम सबको है, लेकिन ऐसे एक्सक्यूज ना बनने दें जिससे कि हमारी जो स्पेशल स्कूल्स हैं ये और इमेज खराब। जी बिल्कुल। और अन्नाब्रह्म सर, अब एक सवाल और है, काफी लिसनर्स ने मुझे फोन किया और ये भी आप बता सकते हैं कि जब अवार्ड्स की बात आती है, इस डे में 2 नक्शे थे, एक जगह रैली भी हो रही थी और अवार्ड भी मिले थे, ये काफी लोगों को सम्मानित किया गया, तो ये हमारे लिए अनडाउटेडली प्राउड वाली बात है जब हमारे साथियों को ऑनर किया जाता है इतने बड़े अवार्ड से। लेकिन एक सवाल आता है लोगों के जहन में, और मैं जो जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको कभी भी लोगों ने सुना नहीं हुआ, लेकिन उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको पता नहीं, उन्होंने मतलब ये अवार्ड दिया जाता है कि आप डिसेबिलिटी सेक्टर में काम किया है। लेकिन जैसे रोमटा सर हो गए, JL कोल सर हो गए, मधु सिंगल मैम है, ये बहुत सारे जो अनेजा सर हैं, तो ये बहुत सदियों से काम कर रहे हैं, लोगों को पता है इनके बारे में। लेकिन अगर इस बार की हम लिस्ट देखें तो उसमें ऐसे नाम हैं जिसका किसी को पता ही नहीं है कि शायद वो ब्लाइंड है भी है या नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है। तो ये सही बोल रहे हैं, मैं सहमत हूँ जो आप श्रोता ने ये सवाल उठाया। मुझे लगता है कि हमारे जैसे आदमियों के मन में भी ये सवाल बहुत साल से उठ के आ रहा है। अब ये इस साल की बात नहीं है, मुझे लगता है कि पिछले बहुत साल क्या रीजन है इसके, क्या रीजन है कि ऐसे लोगों को दिया जाता है जहाँ अप्रोच नहीं कर पाते सही लोग वहां पे, जहाँ यहाँ पे भी कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज रहती है? क्या मतलब, क्या कैसे इसे देखते हैं इस पूरी घटना को, क्या रीजन होते हैं? मुझे लगता है कि 2-3 बातें हम याद रखना चाहिए। बात यह है कि द वेरी प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, अगर मैं इस प्रोसेस से मैं लगभग 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह का वो प्रोसेस होता है, पहले रखिए आप एप्लीकेशन आप खुद नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप पद्मश्री अवार्ड है, श्री पद्म भूषण अवार्ड है, 2 या 3 एक्सपर्ट मिलके किसी का नाम वो लोग नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अपने डिसेबल्ड अवार्ड का देखिए, कोई भी अवार्ड है वो डिसेबल्ड डायरेक्टरेट, स्टेट डायरेक्टरेट से आना चाहिए। वो डायरेक्टर साइन करना है कि ये XYZ कैंडिडेट है, वो सर्विस किया। जो प्रोसेस है ये कम्बरसम, एब्सोल्युटली ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, एक बात। दूसरी बात है जो श्रोताओं, जो बहुत श्रोताओं मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे कि लगभग पिछले 2-3 साल से ऐसा सारे कैटेगरीज इसके अंदर लाया गया, लगभग 16-17 कैटेगरीज हैं। इंडिविजुअल, एंटरप्राइजिंग, एक्सेसिबल, कंपनी प्रोवाइडिंग मोस्ट एक्सेसिबल सर्विसेज, ऐसा कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इट इज श्योर दैट दे जनरली आर नॉट नोन टू द पीपल, बिकॉज वो लोगों से काम नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअली ऊपर आ रहे हैं। कोई बंदा होगा, एक एंटरप्राइज लगा लिया, ऐसे बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो वो ये श्योर है कि वो बाहर लोगों को तो पता नहीं होगा। So, but people like Aneja or Madam Singhal ji, of course, they are working and their category of awards are different. They are known to us. But there may be a lot of other people who must have received these awards under different kind of categories. ये भी एक टेक्निकल रीजन हो सकता है कि जिससे बहुत लोग हैं जो हम नहीं जानते हैं। But all said and done, I also look at the very process of the selection with a pinch of suspicion. That is not at all undeniable. I mean, that is always there. Maybe we have to evolve some transparent system in the selection, in the very application form itself. I think the very process of application itself should be more open, should be less bureaucratic, so that more and more people can come forward and that their services can be recognized. जी, प्रिंसिपल साहब आपसे जानना चाहते हैं कि एक यहाँ पे पॉइंट उठा था आज की डिस्कशन में कि सिर्फ डिसेबल्ड डे वाले दिन मूवमेंट्स आगे बढ़ते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद ये एक प्रोसेस धीमा पड़ जाता है अवेयरनेस की, फिर से वही जहाँ से हम उस दिन तो उत्साह, एक्साइटमेंट होती है। तो क्या रीजन से आपको लगता है कि लोगों के अलग अपने इसके अलावा भी कई इश्यूज हैं, हर एक ही चीज के पीछे नहीं लग सकते, किया जा सकता है, कहीं ना कहीं हमारी खामियां सामने आती हैं? ऐसा जैसे एक फेस्टिवल आता है, उस फेस्टिवल को बड़े आराम से, बड़े धूमधाम से लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, और वो फिर फेस्टिवल खत्म होने के बाद धीरे धीरे वो धूमिल हो जाता है। यही बात वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के साथ भी है, और लोग उस दिन बड़े उत्साहित होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं,
जगह जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, रैलीज होती हैं, स्कूलों में मनाया जाता है, मगर ये जो एक हर साल प्रोसेस होता है इसमें डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जी मेरे पड़ोस में पता नहीं, मेरे घर वालों को नहीं पता है, वो इस बात को मैं नहीं समझता। आपका क्या रोल है, आपने उसमें क्या किया, या मैंने लोगों को समझाने में क्या रोल किया है, हम किस तरह से इश्यूज को उठा रहे हैं, कितना लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये सारा डिपेंड करता है हमारी अपनी सोच पर। हम दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए सारा कुक्ड फूड मिलता रहे, मगर हमें कुछ नहीं करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ तक अवार्ड की भी बात है, गवर्नमेंट को क्या पता है कि अनेजा जी या कौन या क्या काम कर रहे हैं। पहले तो या तो व्यक्ति खुद डिमांड करेगा या उसके साथी उसको वहां तक पहुंचाएंगे तो उनको मिलेगा, और फिर आगे जो उसकी प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए। तो मैं समझता हूँ जिनको नहीं मिला है और जो उसके काबिल हैं, जो हकदार हैं, उनको भी मिल सकता है, मगर इनिशिएटिव होना चाहिए, और वो जो शुरुआत है वो व्यक्ति को अपने से ही करनी। दानिश जी, मैं भी कुछ कहना चाह रहा था इस बार। जी जल्दी से कहिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। जी हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ठीक है कि बहुत कुछ रिपीटेशन हुआ, जैसा कि हर साल होता था, इस साल भी हुआ, लेकिन हमें ये समझना कि रिपीटेशन का भी अपना एक महत्व है। इसके अलावा सवाल ये है कि ये विकलांग दिवस पर ही क्यों होता है, इसके बाद क्यों नहीं होता। मेरा मानना ये है कि क्यों हमारे लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं लेकिन हम नीति निर्माण का हिस्सा नहीं हैं। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम मुझे लगता है। आप देखिए कि एंग्लो इंडियन समुदाय को भी हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व है, लेकिन विकलांग को प्रतिनिधित्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को या विधान परिषदों में राज्यपाल को जो सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, उसमें विकलांग भी एक श्रेणी होनी चाहिए। साथ ही होनी तो चाहिए कपिल जी, लेकिन एनएफबी ने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया? जब आपने रैली की थी तो वहाँ क्यों नहीं ये पॉइंट उठाया गया? ये तो आपके हाथ में था। देखिए जी नहीं, मैं बताता हूँ। समय समय पर, ठीक है, इस बार रैली में नहीं था, मैं नो डाउट मैं इसको नकारूंगा नहीं, लेकिन समय समय पर एनएफबी की ये मांग रही है कि प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं में दृष्टिहीनों को, विकलांगों को आरक्षण मिले, लेकिन इस मांग पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इसके लिए जो मास मूवमेंट पूरे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर चलाना चाहिए इंट्रा डिसेबिलिटी फील्ड में, उस तरह का वो मूवमेंट बना नहीं है। इस पर एग्जैक्टली तो मैं इस पर भी आऊंगा जी, बिल्कुल। और हम अपील भी करते हैं रेडियो उड़ान के मंच से तमाम एनजीओ वालों को कि एटलीस्ट जो हमारे सभी के लिए हित में जो भी होता है, हम सभी लोग अपने जो मनमुटाव है उसको दूर करके सब आगे बढ़ें। एक सोसाइटी के सीनियर मेंबर होने के कारण और एक स्टूडेंट्स जहां हम उसके एक पार्ट होने के कारण इंडिविजुअल तौर पे हमारा एक एक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो भी एनजीओ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको लीड करना चाहती है करें, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने पर्सनल चीज़ों को दूर रख के। मधु मैम, आपने बोला कि ये सब कुछ रिपीटेशन हुआ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? आपके हिसाब से क्या न्यू आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, रेपिटेशन नहीं कहा मैंने ये कहा कि भाई 25 साल पहले, 20 साल पहले लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ओके 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जाएगा, ये अवार्ड दिए जाएंगे, ऐसा होगा, मतलब वो डिसाइडेड है कि भाई फलाने टाइम ये फंक्शन होगा, ये लोग आएंगे। उसमें कोई चेंज नहीं नजर आता है कि भाई उसमें कोई चेंज है। वो समहाउ वो जुलाई में एप्लीकेशन आ गई, उनको ले लिया, उसमें अवार्ड कैसे मतलब उनको छांटा गया, वो सब प्रोसेस है, जो भी है नहीं है, किसी को कोई जानता है, वो थोड़ा सा उसको वो कर दिया, हो गया। आई मीन टू से दैट थोड़ा सा इसको चेंज लाके हम लोग कुछ और सोचें, जो एक नई सोच को आगे लाके कि भाई हम लोग खाली गवर्नमेंट या एनजीओ ही शामिल ना हो, इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स हैं उनको भी शामिल करें, कुछ और लोगों को भी शामिल करें। जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई पड़ोसी को भी नहीं मालूम है वर्ल्ड डिसेबल डे क्या है। आज भी गुरु नानक बर्थडे या बहुत सारे बर्थडे जो आजकल मनाए जाते हैं, तो रेडियो पे या टीवी पे सुबह से कहानी शुरू हो जाती है कि आज हमारा ये दिवस है, वो दिवस है, लेकिन वर्ल्ड डिसेबल डे पे मुझे नहीं लगता कि ईच न्यूज में ये सब आता होगा। रेडियो पे ठीक है, एक दो बार आ गया, लेकिन आता नहीं है। तो फंक्शन हो जाते हैं, ढोल बज जाते हैं, बस
यही है। न्यूज आती है proper। जी उनको खत्म करने दे, कंप्लीट करने दे, 1 by 1 जी। तो हम सबको आगे बढ़ाना है। आपका सही कहना है कि भाई सभी एनजीओज को मिलके, हम सभी लोगों को मिलके, एंड एक चीज और मैं महसूस कर रही हूँ कि भाई जो एक मूवमेंट चला था 25 साल और 30 साल पहले, जो रुंगटा जी और कौल साहब और सभी लोगों ने मिलकर जो चलाया, उस समय जो जील थी इन लोगों में, आजकल के दृष्टिहीन है या डिसेबल्ड हैं, उनमें कोई जील मुझे नजर नहीं आती कि एक बार उन लोगों को कोई अपनी नौकरी मिल गई या वो लोग सेटल हो गए, बिल्कुल सही बोल रहे उसके बाद इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पे मतलब दो राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपने पार्टिसिपेंट से अपील करता हूँ, पैनलिस्ट से रदर, कि पाकिस्तान में एक बहुत ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ जिसे रेडियो उड़ान के साथ साथ पूरा भारत कंडेम कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है एज ए पार्ट ऑफ डिसेबल्ड कम्युनिटी हम उस पर भी देखें, उस पर भी मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। बहरहाल संत सर, ये जो एनजीओ की जो यूनिटी की बात आई है, तो अगर हम पर्टिकुलर डिसेबल डे में देखें तो सभी अपना अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबके पास अपने एक्सक्यूज रहते हैं, और क्या आप मधु मैम से एग्री करते हैं कि जो लोगों, जो बच्चे हैं आजकल के, सभी को पका पकाया मिल रहा है, जॉब्स बहुत इजी मिल रही हैं, स्टडी की काफी ऑप्शंस हैं, और ब्लेम गेम ज्यादा है रेदर देन कि वर्क करे कंस्ट्रक्टिव, ब्लेम गेम ज्यादा है। वर्क में लोगों का कम विश्वास है, लाइन लाइफ में बनने का ज्यादा लोगों को शौक है। और दूसरी बात ये, जो मैं इनसे बिल्कुल 100% जो एग्री करता हूँ कि ये तो कहती है एनजीओ को लाओ, मैं तो कहता हूँ जन साधारण जब तक भागीदारी नहीं होगी। अब देखिए, एक प्राइज आता है, उसमें क्या होता है, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। मैं लिखूंगा साहब मैं अमेरिका गया, मैं बहुत वायलिनिस्ट हूँ, मुझे कई प्राइज मिले, और उसमें ना कोई इंक्वायरी ना कुछ, मेरी प्रिंसिपल या कोई क्लास 1 का वो साइन करेगा और वो आगे चली जाएगी। अब मेरे मुकाबले में यदि कोई दूसरा होगा तो उसकी एप्लीकेशन को पढ़ के वो दे देंगे। कम से कम तुम इंक्वायरी करो, उस परिवेश में जाओ, उस सोसाइटी में जाओ भी, हाँ वाकई में इस आदमी का कुछ लगता है आपको योगदान, या कागजों से ही योगदान हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक जन साधारण का योगदान नहीं मिलेगा, तब तक ये कितने भी बड़े बड़े फंक्शन होते रहे हैंडीकैप्ड के लिए या जिसके लिए भी, ढोल बजाते रहो सुबह से शाम तक, किसी को पता न लगे, बस वो बंद कमरों में एसी में, विज्ञान भवन में या ताल कटोरा में फंक्शन हो गया तो सब देश के कितने लोगों ने जाना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पड़ोसी को तो कम से कम पता चले कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमने क्या किया, हमारा सोसाइटी में क्या योगदान है। जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक ऐसी डिसेबल डे सेलिब्रेशन का कोई महत्व नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। जी कपिल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अब हम बात करें थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी की, गवर्नमेंट की। खैर एक लिसनर ने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब आपने मेरे से पूछने से पहले ही दे दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती है बोर्ड में। तो कपिल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जैसे चंद्रबाबू नायडू साहब ने किया, तो आप काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, तो क्या ये लिसनर्स जहाँ हमारे जो डिसेबल्ड सोसाइटी के लोग मान के चलें कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी, उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे क्या? जी थोड़ा सा बताएंगे कि ऐसा मतलब ओकेजनली अनाउंसमेंट हो जाता है, और मीडिया के रोल पे आप क्या कहेंगे कि मीडिया की कवरेज क्यों कम है? उस दिन हमने देखा कि भोपाल गैस कांड तो सारा दिन चलता रहा, लेकिन डिसेबल डे को लेकर बहुत कम। जी, तो रीजन सच बात यही है कि मैं पहली बात तो ये कह रहा था, उसको ही आगे बढ़ाता हूँ कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो कहा गया है वो किया जाए, लेकिन बहुत बार होता है कि कहा जो जाता है वो किया नहीं जाता है। पर फिर भी जो कहा गया है हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि ये सही नीयत से कहा गया होगा और भविष्य में किया भी जाएगा। जहाँ तक मीडिया का सवाल है, तो मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वहाँ पर आपकी दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी। आप खुद देखिए कि मीडिया में विकलांगों का क्या प्रतिनिधित्व है आज की तारीख में? कुछ भी नहीं, ना ब्रॉडकास्टिंग में, ना किसी चैनल्स में, ना मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो आपको विकलांगों की भूमिका बिल्कुल ना के बराबर नजर आएगी। अब मीडिया को चाहिए, मीडिया ये कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है, हम वो खबर दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं,
लेकिन सच ये है कि मीडिया लोगों का माइंडसेट बनाता है और वो जो दिखाता है वो लोगों की सोच वैसी बनाता है कि लोग उसे देखें। लेकिन क्योंकि इस फील्ड में उसे लगता नहीं कि उसके पास पैसे कमाने के जरिए हैं, ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इन मुद्दों पर इतने सेंसिटिव हों कि मीडिया में इस तरह की कवरेज ज़्यादा हो। तो देखिए, या तो सेंसिटिविटी हो या प्रॉफिट मोटिव हो, इन्हीं चीज़ों से मीडिया में खबरें आती हैं और ये दोनों ही चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं है। कहीं ना कहीं शायद यही कारण है कि हम लोग मीडिया में उस तरह से कोशिश करने पर भी नहीं आ पाते जिस तरह से लोग बिना कोशिश किए आ जाते हैं। एक बच्चे के गड्ढे में डूबने की घटना 24 घंटे 48 घंटे न्यूज़ चैनल पे आ सकती है, लेकिन दृष्टिहीनों की बड़ी से बड़ी घटना इवन मतलब उनके 10-10 दिन के उपवास तक मीडिया में एक सुर्खी तक नहीं बटोर सकते, क्योंकि ना वहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव है और ना ही सेंसिटिविटी है और ना ही हमारा डिसअपॉइंटेड विद अर्नब गोस्वामी। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। जब वो छत्तीसगढ़ की घटना हुई थी, वो जो स्टेरिलाइजेशन मिसहैपनिंग हुई थी, तो वहाँ पर कितने दिन डिबेट चलती रही। अब पंजाब में रिसेंटली कैंप में काफी लोग ब्लाइंड हो गए, जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन मिस ऑपरेट किया गया वहाँ। तो देयर इज नो डिबेट। पंजाब किसी मीडिया ने उसे अच्छे लेवल पे कवर किया, लेकिन उस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई। बस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है, दैट्स ऑल। कोई प्रेशर बिल्ट नहीं किया गया और हमारी एनजीओज भी खैर कोई आगे नहीं आई। आई डोंट नो मतलब उसके बारे में ज्यादा। जी कपिल जी से थोड़ा अलग होके ये बात कर दूं जी। मुझे लगता है कि जो हमारे पास, जो सब लोगों के पास है, मुझे लगता है कि जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी में नहीं हो रहा है, मे बी शुरू भी नहीं हुआ है, कि सिविल सोसाइटी की प्रेशर। एनजीओ अलग है। जब आप एनजीओ की बात लेंगे, एक एनजीओ एक तरफ से जो इंडिविजुअली फाइट करेंगे, वो लोगों का टारगेट्स अलग होंगे, ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, वो होना भी चाहिए। लेकिन ये एनजीओस को छोड़ के, इन एडिशन टू द एनजीओ, डिसेबिलिटी सेक्टर में एक ऐसा सिविल सोसाइटी इंडिया में अभी भी कभी फॉर्म नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि अभी बिगिनिंग भी हुई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो भी अमेरिका में हुआ या यूरोप में हुआ है, कि all those things became possible because there was some form of civil society groups within the disability. तो वो सिविल सोसाइटी की प्रेशर जब तक आप नहीं होती, तब तक सरकार से आप कुछ एक्सपेक्ट ज्यादा कर नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो करप्शन के, एंटी करप्शन का देखिए, जो सब लोग आए सब लोग गए, अन्ना हजारे से लेके केजरीवाल साहब तक, लेकिन ये पूरा मूवमेंट एक सिविल सोसाइटी की मूवमेंट की तरह चला, इसीलिए उसका इफेक्ट भी था। जो अब आप पूछ रहे थे कपिल साहब से, कि सही पूछ रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू इतना का बोल दिया और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसा आप एस्टैब्लिश करेंगे। मुझे लगता है कि एनजीओस भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2-3 लोगों को एमएलएस भी बना दीजिए, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक आपका सिविल सोसाइटी प्रेशर नहीं है। कम से कम 1 महीने में जाएंगे चीफ मिनिस्टर ऑफिस को या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को, पूछेंगे कि क्या किया, 2000 करोड़ बोले, कितना करोड़ अब तक आप खर्च किए हैं। वो सिविल सोसाइटी अगर फॉर्म हो सकता है, मुझे लगता है कि आप मीडिया में हो या पॉलिटिकल सर्कल में हो, थोड़ा कम से कम थोड़ा बदलाव आने की कोशिश कर सकते हैं और चांसेस भी हैं। आई थिंक वी शुड थिंक ऑन द फ्रंट्स। मैंने कई मीडिया में हमारे काम कर रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, उनसे बात की, तो उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया कि हम वहाँ पे उतने हाई लेवल की पोस्ट पे नहीं है। अगर हम कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है, अगर जो हमारे हायर अथॉरिटी है उसको अप्रूव करेगी तो हम पब्लिश कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में नहीं होता, इसीलिए काफ़ी लोग ब्लेम करते हैं हमें, हम नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे बस से बाहर होता है। जी, तो प्रिंसिपल साहब, हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ, और पाकिस्तान में भी उस लेवल का पहली बार मूवमेंट हुआ था, इतने बड़े पैमाने का, उन्होंने राष्ट्रपति को घिराव किया था। तो आप इसे उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए, बावजूद इसके क्या आप इसको मानते हैं कि एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इसे लेना चाहिए मूवमेंट्स में, जैसे सिविल सोसाइटी में भी कई बार लाठीचार्ज होती है, तो किस नज़रिए से देखते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस आई, पूरे पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल पे इसे दिखाया गया। तो इस घटना को इस तरह के मूवमेंट होते हैं तो उसका रिपरकशन तो होंगे ही। हमारे यहाँ भी जब 1980s में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने अपनी डिमांड्स को लेके संसद का घेराव करना चाहा, तो बहुत उन पर भी ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ लोगों पर। भले ही मैं उसमें नहीं था, उसमें हमने उस समय भी उसको कंडम किया था,
और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, हम समझते हैं तो हमारे भाई हैं, सबकी समस्याएं हमारी एक जैसी हैं, हमारी सोच एक जैसी है, भले ही पॉलिटिकली हम अलग अलग हैं, पर जो वहाँ हुआ, मैं इसके पहले जो वहाँ के लोगों ने इस तरह का काम किया है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया है, अपनी समस्याओं को आगे समाज के सामने, वहाँ की गवर्नमेंट के सामने रखा है, उसको आई अप्रिशिएट इट। और जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए उसको मैं भरसक निंदा करता हूं। मगर मैं इसके साथ साथ ये भी चाहूंगा, देखिए जब अब काफी हो चुका है, अब रैली से बढ़कर या इस तरह का वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन की बजाय हम पब्लिक लिटिगेशन के थ्रू अपनी बात को कोर्ट के थ्रू रख सकते हैं, और कोर्ट का जो डिसीजंस है वो काफी डिसेबल्ड लोगों के अनुकूल रहता है, क्योंकि कोर्ट में तो लॉ की बात देखी जाती है। हमारे संविधान में सभी लोगों को इक्वलिटी का नजरिए से देखा गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, बर्थ, इवन ब्लड, सबको एक दृष्टि से माना गया। वहाँ मुझे नहीं लगता है कि कई बार हमारे साथी इस बात को उठाते हैं कि हैंडीकैप के लिए कोई जगह नहीं दी गई। किसी भी देश में मुझे नहीं लगता कि हैंडीकैप को एक अलग रूप में रखा गया हो, और या यदि आपको किसी को मालूम है तो मुझे इस बात के बताइए, ताकि मैं भी आपसे कुछ सहमत हो सकूं। मगर संविधान में अलग ना होते हुए भी एक अलग जगह ना देकर, सब जगह देकर हमारे संविधान निर्माताओं ने, कोर्ट्स ने और पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश किया है, जो लॉ पास, चाहे वो 1995 का है या एक और बहुत बड़ा कानून इस विषय में आने वाला है, तो उनकी हमें प्रशंसा नहीं है। और मैं समझता हूं कि समाज का विकास इसी तरह से होता रहेगा। अब कोर्ट के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू हम अपनी बात को ज्यादा स्पष्टता से रख सकते हैं। दानिश जी, मैं इसमें केवल एक बात जोड़ना चाह रहा था, वो ये कि सर वैसे जो कह रहे हैं सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार सब कुछ कोर्ट्स के थ्रू नहीं हो पाता है। आपको याद हो कि पीछे हम NFV के नेतृत्व में और बाद में ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस के नेतृत्व में RPD एक्ट को लेकर जो विरोध चला था, वो अगर संसद ये RPD एक्ट बनाती तो उनके ज्यूरिसडिक्शन में था, वो इलीगल नहीं कर रहे थे, लेकिन वो गलत विधेयक बना रहे थे जो कि हमारे लिए नुकसानदायक था। तो कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि आपको न्यायालय के साथ साथ सड़कों पर आना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है, लोगों को ये समझाना पड़ता है कि जो वो कर रहे हैं, चाहे उनकी इंटेंशन सही हो, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो गलत। जी, काफी लोगों के मुझे चैट्स हैं कि इस पे एक डिस्कशन आप रखें, RPD को डिस्कस करें, आखिर है क्या पूरा, तो पिछली बार क्यों रह गया था। बहरहाल मधु मैम, आपसे जानना चाहते हैं, ये एक बड़ी निराशाजनक जो इस बार के डिसेबिलिटी डे में चीज निकल के आई कि हमारे PM साहब जो तमाम ओकेजन्स पर कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, सामने आते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी डे पर वो एक ट्विटर तक ही सीमित रह गए, एक सिंगल मैसेज ट्विटर के, उसके अलावा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया, किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। तो ये वाकई एक निराशाजनक, इसको मानती हैं स्टेप? यस, मैं इसको बहुत निराशाजनक मानती हूँ, और मैंने भी ऐसे ही अपने सिंगल प्रयास में एक काम किया था 2 महीने पहले। एक पत्र लिखा था इनको कि आप जैसे मन की बात और ये सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट ऑन दिस डिसेबिलिटी डे हम लोग चाहेंगे, जैसे कि टीचर्स डे पे ये जुड़े थे लोगों से, पूरे भारत से जुड़े थे, उसी तरह से व्हाई कांट यू बी विद ऑल द पर्सन विद डिसेबिलिटी, सब हम लोगों से क्यों नहीं जुड़ते हैं आप। और मैंने अपने कुछ मित्रों के द्वारा भी ये पत्र उनको भिजवाया था, लेकिन इस पर कोई वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर नरेंद्र मोदी जी इसको लेते तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये बन जाता, और हम सब लोगों को बहुत खुशी होती कि आगे भी कुछ इस विषय में हो सकता था। जी, तो कपिल जी, आप थोड़ा सा लिसनर्स को बताएंगे कि हमें सोर्सेज से पता लगा कि आप अमित शाह के साथ आपकी बातचीत हुई, तो जब नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र हो रहा है, तो अमित शाह जी से आपकी क्या बात हुई, तो क्या वहां से आपको क्या आउटकम आया? जी, अमित शाह जी से हमारी बात हुई थी, बहुत छोटी बातचीत थी, लंबी मीटिंग कोई नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा कि आपकी सारी मांगें, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा है कि इस पर मोदी जी से बात करेंगे और पूरा प्रयास भी करेंगे कि मोदी जी से आप लोगों की एक मीटिंग अरेंज कराई जाए,
ताकि आप लोगों की बात सीधे उन तक पहुंचे और जो आप चाहते हैं उस दिशा में मोदी जी काम कर सकें। तो उनका ये एक ब्रीफ रिस्पॉन्स हमें मिला है। मेरा कहना ये है कि जब हम अपनी मांगों की बात करते हैं बहुत मतलब सीमित रूप में होती हैं कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट में पूछ लेंगे या एजुकेशन में पूछ लेंगे, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स which the person with disability needs. Maybe the accessible toilet, I will say a small thing, कि भाई accessibility को बहुत जरूरी होता है। तो ये सब मांगे जो है मतलब मैं चाहूंगी कि भाई अगर सब लोग उनसे जुड़ सके किसी तरह से तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। यही मैं जब से 10 महीने से डिस्कशन कर रहा हूँ और यही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारी जो तमाम एनजीओज हैं वो जॉब्स के चक्कर में, एजुकेशन स्कॉलरशिप के चक्कर में सब हैं, लेकिन एक एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल इश्यूज की ओर बहुत वीक है, बहुत हमारी फाउंडेशन वीक है। तो आई डोंट नो वाई कि उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। और जब जी देखिए दानिश जी, मुझे लगता है कि इसमें काम इसलिए नहीं हो पा रहा है थोड़ा कि आप सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब आपको बहुत कुछ मांगना होता है तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। जब आपको बहुत कुछ मांगना होता है तो आपको ये तय करना होता है कि आप पहले क्या। तो जब ये सवाल आता है जहां आपके पास चॉइस है, जहां आपको खुली छूट है कि आप सब कुछ मांग सकते हैं, वहां तो आप सब कुछ मांग सकते हैं। लेकिन जहां कुछ नहीं हो रहा है और आपको कुछ चाहिए तो फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि आप पहले क्या। क्योंकि अगर आप बहुत सारी मांगे इकट्ठी रखेंगे तो 4 पूरी करके गवर्नमेंट ये कह सकती है देखा हमने आपने इतनी मांगे रखी थी, हमने इतनी तो मान ली। तो सवाल ये कि जब आप प्रायोरिटीज पे आते हैं तो फिर आप किसे प्रायोरिटीज देंगे, जॉब्स को, एजुकेशन को या किसको? जी अच्छा, तो एक और हो रही है कि ये अच्छा है, लग रहा है कि अभी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। अब देखिए रेलवे कंसेशन न्यू जो रिवाइज कंसेशन आया है उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, केवल एक हॉस्पिटल में जाएगा आदमी। करोड़ों हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए आप एक फॉर्म की व्यवस्था ठीक करवाइए कि जैसे अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, हम कहीं भी जाकर के किसी भी एसोसिएशन के हेड से करवा लेते थे। अब ये जो है बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, हजारों लोगों को। मुझे कई लोगों से पता लगा। चलो आपका मैसेज मिल गया कपिल साहब को। नहीं सर, मैं इस पे रिस्पॉन्स लेकिन इसमें जी बिल्कुल इसमें कई लोगों के रिस्पॉन्सेज, मेरी बात हुई थी कई हेड से, तो उनका ये कहना था, फिर कपिल सर भी जोड़ देंगे इसमें, फिर हम क्लोजिंग कमेंट की ओर बढ़ेंगे। उसमें उनका कहना था कि कई लोगों ने इलीगल तौर पे वो कंसेशन बनाया था, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में इलीगल कंसेशन फॉर्म्स भी थे, जिसका हेड था वो अपने रिलेटिव्स को भी कई बार बना देते थे। उन लोगों को पकड़ के जेल में कितने लोगों को किए इन्होंने। जी कपिल, जब आधार कार्ड है या आधार कार्ड कर दिया जाए तो ये समस्या तो रहती ही नहीं है। नहीं देखिए, इस पर एक लंबी बहस चल रही है। वैसे भी मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है कि ऑनलाइन कंसेशनल टिकट्स भी अवेलेबल कराए जाएं। उस संबंध में एक रेलवे का प्रस्ताव है कि एक यूनिक नंबर वो लोग डिसेबिलिटी सेक्टर में डिसेबल्स को देंगे, जिसके बेसिस पे वो लोग अपना ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कंसेशनल रेट्स पे करा सकते हैं। लेकिन अभी ये सब खैर चर्चाओं के दौर में है, कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये इशू है, ऐसा नहीं है कि इस इशू पर मतलब हमारा ध्यान नहीं है, हम लोग इस इशू में प्रयास नहीं कर रहे हैं, पर हाँ समस्याएं हैं, पर अपनी तरफ से इस पे भी प्रयास जारी है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्लोजिंग कमेंट। अब समय मेरे पास कम है। अन्नावरम सर, आपने बहुत अच्छी बात की थी, मैं उसी सवाल पे आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। आपने बोला था कि यहाँ जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि सभी के एम ही ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर क्लासिफाइड नहीं है चीजें कि हम एक एनजीओ ये करेगी, दूसरी एनजीओ ये करेगी। कपिल सर ने बोला कि हाँ प्रायोरिटी जब आती है तो हम किसको दें, तो ये क्या रीजन है? कंपटीशन ज्यादा है और एम डिसाइड नहीं कर पा रही है एनजीओ कि हमें क्या करना है, आपको क्या करना है। तो अगर ये क्लासिफिकेशन होती है तो क्या आपको लगता है ये सोसाइटी के हित में है? हाँ जी, हाँ, आई थिंक यस दैट इज, बट मुझे ये लगता है कि जो क्लासिफाइड चीज होने के लिए मुझे लगता है कि बियॉन्ड एनजीओस देखनी चाहिए। एनजीओस जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों को बधाई है, वो लोग जो काम कर रहे हैं वो काम करने दीजिए, लेकिन एनजीओस के अलग होके हम क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग, सेपरेट ब्रॉडकास्टिंग है, मुझे लगता है कि ये भी एक सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव है। जिस तरह और कोई कितने, ये बात सोचिए कितना मैगजीन्स चल रहे हैं आजकल विकलांगों के ऊपर, कितना वाइड स्प्रेड है। कोई मुझे कभी भी मन में नहीं आता कि कोई ऐसा मैगजीन है जो नेशन वाइड पब्लिसिटी है इसका। वैसे चीज़ें बहुत हैं जो सिविल सोसाइटी के रूप में बाहर आ सकता है। तो
डिसेबिलिटी सेक्टर में कोई पॉलिटिकल थिंक टैंक नहीं है। डिफेंस के थिंक टैंक है, वुमेन्स के लिए थिंक टैंक्स हैं, वो थिंक टैंक्स आल सो गवर्नमेंट बहुत फंडिंग करती है, यूजीसी, ICSSR, लेकिन डिसेबिलिटी के ऊपर मुझे अब तक कोई ऐसा नेशनल वाइड थिंक टैंक दिखा ही नहीं है। आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स बट ऑल दिस हैव टू बी, क्योंकि ये सब लोग ये सब चीज़ें हम जाके अगर NGOs के ऊपर ही डाल देंगे तो कपिल ने ही सही कह रहे थे कि वो लोग का प्रायोरिटीज लोगों का होगा, वो प्रायोरिटीज होना भी चाहिए, तो इसलिए वो NGOs के अलग होकर थोड़ा सोचना चाहिए। मैं और डिसेबिलिटी के बारे में क्लोजिंग कमेंट के तरफ मैं एक बात कर दूं। आई थिंक दिस टाइम वी डिड बिट डिफरेंट। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम सोचे हैं कि भाई हर एक साल में तो हम स्पोर्ट्स गेम करेंगे, ऑडिटोरियम में जाएंगे, बैठेंगे, ये तो एकदम नॉर्मल चीज़ हो गया। तो हम हमारा जो स्टूडेंट्स हैं सब लोगों को ले जाके हम एक रिसोर्ट्स पे ले गए थे, जो स्विमिंग पूल था और बुल फाइट था, गेम था। तो हम सोचे कि मेन स्ट्रीमाइज, नॉट सिंपली इंक्लूजन, मेन स्ट्रीमाइज की क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों हम हमेशा सिर्फ मीटिंग्स के बारे में सोचते हैं, ये सब तो थोड़ा अलग किया। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। I think we should also think in the years to come, the disability day should itself be refined, should be thought differently. हम लगभग 50-60 लोग हमारे साथ आए थे, जो प्रगति रिसोर्ट, ये वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्ट्स इन इंडिया कहा जाता है, वहाँ पे हम सब लोगों को ले गए थे। हम सब स्टूडेंट्स, बच्चे सब लोग स्विमिंग कर रहे थे और सब चीजें इंक्लूजन होना चाहिए आपके मैडम। मतलब अगर एक डिसेबल एक को भी अपने साथ लाता है तो हम थोड़ा सा ज्यादा मास भी इकट्ठा होगा ज्यादा और अवेयर भी ज्यादा करेंगे। थैंक यू सो मच, मैक्सिमाइज करने की बहुत जरूरत है जी। थैंक यू। तो अभी एक मिनट में प्लीज सभी आप क्लोजिंग कमेंट करें, मेरे पास समय कम है जी। प्रिंसिपल साहब, योर क्लोजिंग कमेंट। जी आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे हैं जी। मधु मैम। हाँ जी, मेरा कहना तो ये होता है, आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड मैं यही कहूँगी कि जो हुआ है अब तक ये बहुत अच्छा हुआ है। अगर नहीं होता तो शायद पता नहीं लोग कहाँ होते, और आगे भी सब अच्छा ही होगा। एंड आई रियली फील दैट कि सम गुड फ्यूचर विल कम फॉर आवर पर्सन विद डिसेबिलिटी विद आवर एफर्ट। थैंक यू जी। प्रिंसिपल साहब। रिगार्डिंग सर व्हाट, आवाज हमारी कट गई थी, आप प्लीज रिपीट। क्लोजिंग कमेंट। नहीं, दिस इज ए गुड थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट सेंस, और मैं समझता हूँ कि ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा और गुड थिंग विल कम। और मैं इस लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ इस मौके पर, और इसकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी। सर, ये रेडियो उड़ान का या और किसी ब्रॉडकास्टर का ही दायित्व नहीं कि वो इन चीज़ों पर लोगों का ध्यान आकर्षित, हमारा सबका व्यक्तिगत जब तक हम नहीं करेंगे कुछ, तब तक भी इस सोसाइटी का भला होने वाला नहीं है। हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करना है, किसी और पर नहीं, हमें अपनी रास्ता खुद बनाना है, तभी हम आगे कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज तो आप जानते हैं क्या परिणाम क्या होता है जी। कपिल सर। मुझे लगता है कि हम सब विकलांगों को अपनी सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, ताकि हम अवेयरनेस जनरेशन कर सकें। दूसरी ओर हम सबको मिलकर हर लेवल पर, हर प्रतिनिधित्मक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का प्रयास करना चाहिए। जैसे आइडा के नेतृत्व में RPD पर प्रयास चल रहे हैं, उसी तरह के कुछ संगठित प्रयास इस क्षेत्र में भी होने चाहिए जी। तो आप सभी ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया और आज की डिस्कशन में बहुत बातों को हमने डिस्कस किया। और कपिल सर फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया, बाकी रेगुलर हमारे पैनलिस्ट हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो उड़ान की कन्वेंशन में सब शिरकत कर रहे हैं। हम आप सभी को इनविटेशन देते हैं, वहां पर रूरल एरिया में क्या हो रहा है हम एक प्ले के माध्यम से आप लोगों को एक तस्वीर गांव की भी दिखाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन है। लिसनर्स जो भी आने के इच्छुक हैं आप रजिस्टर करें। और रेडियो उड़ान पर आज से एक नया शो शुरू हुआ है, कैच योर मैच, 7 बजे से। काफी लोगों ने, अगर आप अपना सूटेबल लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो हर रविवार 7 से 8 सुन सकते हैं। उसके आर्काइव भी अवेलेबल हैं और कल दोपहर को 2 से 3 आप उसका रीब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं। अभी मिसेज कंफ्यूजन ऑन योर वे। थैंक यू सो मच इंडीड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।